तो साथियों, छोटा सा बच्चा हूँ जो कुछ सीखा हुआ आदरणीय योगेंद्र यादव जी की तरफ से जीता हूँ। इनका अच्छा हो तो साथ खड़ा हूँ, बुरा हो तो साथ खड़ा हूँ, लेकिन मेरे को ये पता है मेरी शादी में इतने आदमी ना हो, मेरी अंतिम यात्रा में अच्छे हो, उसको पता लग जाता आदमी का आचरण कैसा है। तो मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ, सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं योगेंद्र यादव जी का टीम का पार्ट हूँ। लेकिन जितना जिया हूँ अपने देश के लिए लड़ूंगा, अपने क्षेत्र के लिए लड़ूंगा। यहाँ एम्स मैं तो कहता हूँ ब्लॉक लेवल पे बनना चाहिए। हमारे बड़े बुड्ढों को यहाँ मैंने देखा कई साल तक एम्स के लिए धरना है, हकीकत में लंदन बन जाएगी। ये कहते लंदन ये दिखावा है, हकीकत में लंदन बने। तो अपने शब्द को क्षमा चाहता हूँ सर, सोनी साहब, लेकिन जितना है नहीं, लेकिन उस खेत में काम करने वाला हमारा समाज है। हमारे पास एक गज की जमीन नहीं है, बाबा साहब ने जो दिया है, लेकिन जितना लड़ता हूँ समाज के लिए। योगेंद्र यादव जी की टीम में कितने ही छिपे हुए हीरो हीरे हैं। सब लोगों के मन में है कुछ ना कुछ बोले, और समय की मर्यादा भी है। मरकरी जैसी रोशनी देने वाले भी जुगनू रहते हैं। तो अनुरोध करता हूं कि वो आएं और अपनी बात कहें। हमें सिखाया गया है भाषण में समय खराब ना करें, लेकिन फिर भी मतलब कि वो हाउस से जुड़ा हुआ है अच्छी तरह से, कदीमी तौर पे। लेकिन जब मैं योगेंद्र भाई साहब की ट्रेनिंग का हिस्सा बना, भाई संदीप हैं जो किसान आंदोलन के साथी रहे हैं, भारत जोड़ो अभियान के मीडिया। हमारे साथ राजबाला जी हैं। राजबाला जी इस इलाके में जितने भी किसानों के जो भी संघर्ष हमारे हुए उसके साथी रही हैं। देश के फिल्म, थिएटर और टेलीविज़न के जाने माने आर्टिस्ट हैं। आपका शो क्राइम रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल शो करते हैं, बहुत वेल नोन हस्ती हैं। और संयोग से राज बब्बर जी जो कि यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके दामाद भी। तो आज आप अपनी दोनों डुअल कैपेसिटी के अंदर आए हैं। तो पहले मैं उन्हें अनुरोध करूँगा कि 2 शब्द करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखिए मैं अभी योगेंद्र भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आने का मौका दिया। देखिए मैं कभी चुनावी भाषणों, चुनावी सम्मेलनों में गया नहीं, लेकिन हाँ राज बब्बर जी के लिए जब जब जरूरत पड़ी खड़ा रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं कि भाई परिवार का साथ देना बहुत जरूरी है। और सिर्फ इसलिए नहीं जाता, मेरी अपनी एक विचारधारा बहुत साफ है कि मैं सही व्यक्ति का साथ देना चाहता हूँ। जितना मैंने चुनावों को समझा है, जितना मैंने राजनीति को समझा है, मैं अपने आसपास हमेशा ये कहता हूँ कि भैया अपने कैंडिडेट को, क्योंकि वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपकी बात को आगे तक पहुँचाने वाला है। और अगर वो साफ नीयत का है, अगर वो ईमानदार है, अगर वो हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, तो वो आपकी बात ज़रूर सही मायने में पहुँचाता है। तो मैं सिर्फ यही अपील करने आया हूँ यहाँ पे लोगों से, ये सब योगेंद्र भाई और उनकी टीम और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सब साथ दे रहे हैं इस बात में कि हमें एक ईमानदार, एक सही, एक मेहनती आदमी को गुड़गांव से प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के राज बब्बर साहब को जिता कर लाना है। क्योंकि हमें पता है कि वो पहले दिन से जब से यहाँ उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया है, मैंने बहुत सारे टेलीविज़न पर बहुत सारे प्रत्याशियों को देखा जो शायद ये कहते रहे कि भाई मुद्दों के बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले एक बार चुनाव जीतने फिर देखते हैं। लेकिन राज बब्बर जी ने पहले दिन आते ही कहा कि पहले दिन मुझे यहाँ की समस्याओं को समझना, मुझे जानना है। और ऐसा नहीं है कि उनके लिए वो समस्याएँ नहीं, चाहे वो किसान आंदोलन हो या और रोज़मर्रा के लोगों की समस्याएँ हों, वो हमेशा से उनसे जुड़े रहते हैं। पिछले 25 सालों, पिछले 30 सालों में मैं नहीं कहूँगा कि 3 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा, मैं हर जगह जाता हूँ, ये ज़रूर कहता हूँ कि क्या कोई कलाकार सिर्फ अपनी फेस वैल्यू को, सिर्फ अपने कलाकार के चेहरे के दम पर क्या इतनी बार सांसद रह सकता है? इतनी तो हमारे देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। उनके काम रहे हैं जहाँ जहाँ जिस संसदीय क्षेत्र में उन्होंने काम किया, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। ये अलग बात है कि आगरा से वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाए, 2 बार वो लगातार चुनाव जीते, 10 साल तक वहाँ के सांसद रहे, लेकिन उसके बाद वो सीट रिजर्व कर दी गई, वो वहाँ से नहीं लड़ पाए। आज उन्हें गुड़गांव भेजा गया है एक आदेश के तौर पर कि आप यहाँ से लड़िए, और वो पूरी मेहनत के साथ यहाँ से लगे हुए हैं। और योगेंद्र भाई जैसे साथी जो हैं उनका साथ दे रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ यही अपील करने आया हूँ
एक ईमानदार मेहनती प्रत्याशी को जिता कर लाएं जो आपकी बात, सही बात ऊपर तक पहुंचा पाए और यहाँ की समस्याओं का समाधान। इस इलाके का सारा मीडिया आज उपस्थित है और हम आप एक दूसरे से अपरिचित हैं। आप जानते हैं कि हम यहाँ भारत जोड़ो अभियान से आए हैं। इससे पहले हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है तो स्वराज इंडिया है, स्वराज अभियान है, जय किसान आंदोलन है। आप ये भी जानते हैं कि हमारा कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं है, ना हम कांग्रेस के मेंबर हैं, ना कांग्रेस संगठन से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप। आप ये भी जानते हैं कि अतीत में हमने कांग्रेस की सरकारों के विरुद्ध मोर्चे खोले हैं, संघर्ष किया है। इस सब के बावजूद अगर आज हम यहाँ कांग्रेस के लिए वोट की अपील करने आए तो हमारा फर्ज बनता है कि उसका कारण बताएं। और कारण एक शब्द में ये है कि दल से ऊपर देश। स्वराज इंडिया जो कि एक राजनीतिक दल है, हमने आज से 2 वर्ष पहले स्पष्ट लिखित फैसला किया था कि आज देश में लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, हमारी देश की एकता को खतरा है। ऐसे में स्वराज इंडिया 2024 लोकसभा चुनाव तक कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं होगा। इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए जो मुख्य धारा की पार्टियां काम करेंगी, हम उसका समर्थन करेंगे। इसी के तहत हमने भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन की। कई हमारे साथी आप दोनों बैठे हैं, सुखी भाई, 3 साथी मेरे यहाँ बैठे हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के हैं सफल। हमने जो दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वो भी ज्वाइन की। हमने भारत जोड़ो अभियान खड़ा किया और भारत जोड़ो अभियान के तहत हमने राष्ट्रीय स्तर पे अपील की कि जो इंडिया गठबंधन है उसके हर कैंडिडेट को हम पूरा समर्थन देंगे। और आज देश में 120 कॉन्स्टिट्यूएंसी भारत जोड़ो अभियान इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को समर्थन दे रहा है। पार्टियां अपना चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन पार्टियों के दायरे के बाहर जो जन आंदोलन है, जो जन संगठन है, सिविल सोसाइटी है, नागरिक है, प्रबुद्ध लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, उन सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि ये देश बचाने का काम है। ये मेरा अपना गृह चुनाव क्षेत्र है। यहाँ से मैं एक ज़माने में उम्मीदवार रह चुका हूँ और चूंकि मैं उम्मीदवार एक ज़माने में था, इसलिए मीडिया में कुछ दिन तक चलता रहा कि योगेंद्र यादव का नाम चल रहा है। और आप में से जिसने भी मुझसे पूछा, मैंने स्पष्ट 2 टूक जवाब पहले भी दिया था, उन दिनों भी दिया था। भाई ये टोटल ह्यूमर है। मेरी पार्टी लिखित फैसला 2 साल पहले कर चुकी है। जो प्रस्ताव मैंने अपने हाथ से लिखा था कि हम कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, हम केवल और केवल लोकतंत्र बचाने का काम करेंगे। अपने इस गृह क्षेत्र में जहाँ मेरा अपना वोट भी है, जहाँ सारंगवास है, अपने गृह क्षेत्र में आके मैं विशेष अपील करना चाहता हूँ। विशेष अपील, एक तो राष्ट्रीय स्तर पे अपील, दूसरा स्थानीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर पे तानाशाही को ख़त्म करने का मौका है, लड़खड़ाती तानाशाही को एक आखिरी धक्का देने का मौका है। और स्थानीय स्तर पे इस इलाके में इतने लंबे समय से जो राजशाही चली आ रही है, जो सामंतवाद चला आ रहा है, उसको ख़त्म करने का भी मौका है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इस चुनाव में जहां एक तरफ तमाम किस्म की अनियमितताएं की जा रही हैं, मैच से पहले रेफरी बदला गया, मैच में सामने वाली टीम का अकाउंट बंद किया गया, खिलाड़ियों को पकड़ के बंद कर दिया गया, उसके बावजूद भी जनता खड़ी हुई है। इस देश में मैंने कुछ दिन पहले कहा था, वीडियो रिलीज़ करके कहा था कि अब ये चुनाव पलट चुका है। जब चुनाव शुरू हुआ मुझे विश्वास नहीं था। मैं कह रहा था बीजेपी को 272 से नीचे उतारना संभव है,
लेकिन मेरा मन कह रहा था कि जो संभव है वो हो पाएगा या नहीं पता नहीं। लेकिन चुनाव जैसे जैसे शुरू हुआ, एक एक चरण में ये चुनाव का मिजाज बदला है, चुनाव का स्वरूप बदला है। और आज मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को 272 सीट नहीं आ रहा। अब तो सवाल ये है कि क्या एनडीए को 272 सीट आएगा। आप चाहेंगे तो मैं राज्य व्यापी दौरा भी आपको बता दूंगा। अब तो उसमें भी संदेह हो गया। हरियाणा में इतनी तेजी से स्थिति बदली। जब चुनाव शुरू हुआ तो लोग कहते थे भाई रोहतक तो कांग्रेस जीत लेगी, बाकी का कोई पता नहीं। एक महीना पहले ये हुआ नहीं, 4 सीट तो कांग्रेस की है। और आज ये स्थिति है कि लोग पूछ रहे हैं कि खट्टर जी की करनाल की सीट बचेगी कि नहीं बचेगी। आज एक एक सीट फाइट में है, बदल रहा है। और जब गुड़गांव बदलेगा, जब गुड़गांव पलटेगा, उस दिन आप समझ लेना कि अब ये 10 और 0 हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि गुड़गांव पलट चुका है, पलट रहा है, हर दिन पलट रहा है। मैं मेवात होके आया हूँ, गुड़गांव होके आया हूँ, इधर हूँ। कल मैं भिवानी वगैरह की तरफ था और आने वाले 2 दिनों में गुड़गांव बादशाहपुर वगैरह भी करूँगा। गुड़गांव पलटना शुरू हो गया है। राज ने राजा को नाकों चने चबवाने शुरू कर दिए। इलाका बदल रहा है और मेरी आशा है, मेरी अपेक्षा है और मेरी अपील भी कि इस लड़खड़ाती तानाशाही को और इस अप्रासंगिक हुई राजशाही को अब एक आखिरी धक्का यहाँ दिया जाए। हमारी खुशकिस्मती है कि राज बब्बर जी, जो कि इस देश की नामी गिरामी हस्ती है, इस देश के जाने हुए कलाकारों में से एक है और एक मजे हुए पिछले 30 बरस के राजनेता हैं, 5 बार के सांसद। ऐसा व्यक्ति हमारे यहाँ आए। लोग बाहरी अंदरूनी का सवाल उठाते हैं। आपने भाषण में बड़ी अच्छी बात कही। आपने कहा राज बब्बर बाहरी इसलिए है कि वो कमरे के अंदर नहीं बैठते, बाहर दिखाई देते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। मैं समझता हूँ कि अंदर वालों को तो इतने टाइम कोशिश करके देख लिया है, वो तो अंदर ही बैठे हैं, कभी बाहर नहीं। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन कहाँ पैदा हो, मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कौन कितना लगाव रखता है, कौन कितना काम करता है, कौन कितना दुख दर्द में शामिल होता है। मुझे विश्वास है कि राज बब्बर की भूमिका निभाएंगे। तो आपके माध्यम से मैं इस इलाके के तमाम वोटर्स से व्यक्तिगत रूप से, स्वराज इंडिया की तरफ से, किसान आंदोलन की तरफ से, भारत जोड़ो अभियान की तरफ से, इस देश के तमाम नागरिक संगठनों की तरफ से अपील करता हूँ कि हम हाथ के निशान पर वोट करें और कांग्रेस को विजयी बनाएं। जिस तरह से 1977 में लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस को हराना अनिवार्य है, ठीक उसी तरह 2024 में इस देश को बचाने के लिए कांग्रेस को जिताना आने की शुरुआत प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने एक लिखित लेख में की 1 साल पहले कि अब ये संविधान कंडम हो चुका है, इस संविधान को बदलना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री को मंजूर नहीं था, अगर उनको लगता था ये शगुफा है, अगर उनको लगता था ये बेजा बातें, कान पकड़ के अगले दिन विवेक देबरॉय को निकाल देते, कहते ये हमारी पार्टी के विचार नहीं है, सरकार के विचार नहीं है, इसको बंद करो। इसके बाद अनंत हेगड़े ने बात उठाई, इसके बाद ज्योति मिर्धा ने सवाल उठाया, उसके बाद उत्तर प्रदेश के उम्मीदवार सिंह ने ये सवाल उठाया। बीजेपी के 5 उम्मीदवार पब्लिक के बीच में टेलीविज़न पे कह चुके हैं हमें 400 से ज़्यादा सीट इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान को बदल सकें। तो मैं समझता हूँ ये शुरुआ तो इन्होंने किस तरह का बदलाव ये करना वैसे चाहते भी हैं? एक बात और बता दूँ, इस बात को दर्ज किया जाए कि सन 1950 से लेके आज तक आरएसएस को इस देश का संविधान कभी कबूल नहीं। आरएसएस ने 50 साल तक अपने नागपुर के हेडक्वार्टर पे तिरंगा झंडा कभी नहीं फहराया था और जिसने ज़बरदस्ती तिरंगा झंडा लगाया उसके खिलाफ आरएसएस ने पुलिस रिपोर्ट की थी के खिलाफ।
इन्होंने पहले दिन से कहा था ये हमारा संविधान नहीं है, ये विदेशी संविधान है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे मन में किस तरह के संविधान संशोधन करेंगे, 2-4 तो स्पष्ट है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के नाम पर 1 पार्टी 1 पर्सन का 1 लीडर की व्यवस्था स्थापित की जाएगी। ये हम जैसे श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया गया था, बिल्कुल वही प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया जाएगा। नंबर 2, राज्य सरकारों के अधिकारों में कटौती की जाएगी। दिल्ली बैठ के तय करेगा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन, जैसे झारखंड का मुख्यमंत्री तय कर दिया ना इन्होंने कि जो हुआ उसको उठा के अंदर कर दिया, तुम भले ही चुनते रहो, मैं तय करूँगा झारखंड को कौन राज करेगा। राज्य सरकारों की तमाम शक्तियों को सीमित किया जाएगा और सामाजिक न्याय का जो ढांचा पिछले 50 वर्ष में 70 वर्ष में खड़ा हुआ है, आरक्षण जिसका एक अंग है, उस पर भी हमला किया जाएगा। ये सब बातें बीजेपी के नेताओं के बयानों से बिल्कुल स्पष्ट है। यादव साहब, ये मैं कान पकड़ के आप सबसे अभी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। आप एक जो मीडिया में चल रहा है मैं तो वही बात कर अब आपने बड़ी रोचक बात कही थी, अब आपने असली बात पकड़ ली। मीडिया में जो चल रहा है, यानी कि मीडिया में जो चलाया जा रहा है, यानी कि मीडिया में ऊपर से जो चलवाया जा रहा है, उनकी बात करो ना। ये कौन है जो करने वाले हैं? कहते हैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। मैं पूरा पढ़ गया, 50 पेज में मुसलमान शब्द नहीं है उसमें। आज भी मैं गारंटी देता हूँ, चैलेंज करता हूँ, आप शब्द जैसे शब्द देने में कोई हर्ज नहीं है। जिसमें शब्द नहीं है उसमें प्रधानमंत्री कहते हैं ये कर दिया, कहते हैं ये आपके संपत्ति को लेके भाग जाएंगे। मैं कहता हूँ वो लाइन तो दिखा दो, किसी का बयान तो दिखा दो। इन्होंने मेरे से सवाल पूछा, मैंने 4 चीज़ों का जिक्र एकदम 1, 2, 3, 4 किया ना। आप भी कर, कोई कर दे, यहाँ पे इतने प्रबुद्ध पत्रकार बैठे हैं, यहाँ एक व्यक्ति मुझे बता दे कहाँ है वो। सच बात ये है भाई साहब, झूठ बोलने में इनका कोई मुकाबला नहीं। ये है बहुत झूठी पार्टी बीजेपी, और ये नाम बहुत झूठी पार्टी मेरा दिया हुआ नहीं है, इसका दिया हुआ है राव इंदरजीत सिंह का दिया हुआ नाम। मैं पत्रकारों के सामने बोल रहा हूँ, राव इंदरजीत सिंह ने कहा था ये बहुत झूठी पार्टी है। मैं तो उन्हीं का जुमला दोहरा रहा हूँ। देखिए साबित हो गया ना। सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने नाम ले लेके बोला, क्योंकि अब हवा की बातें बंद करें, नाम की बातें। बेचारे बीजेपी वाले ढूंढते हैं। मैंने आपको जिन लोगों के नाम दिए, ये सब जिम्मेवार पोजीशन पे थे और हैं। इनमें से 4 बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आपने जिन 3 लोगों का नाम दिया, उनमें से केवल एक कांग्रेस का एक्चुअल पदाधिकारी है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा, जो नाम है उनका प्रियंक खड़गे, जो कि कर्नाटका के मिनिस्टर हैं। उसने ऐसा कोई बयान नहीं किया। मैं प्रियंक खड़गे को जानता हूँ, इसी समय आपको फ़ोन पर बात करवा दूँगा उनसे। ऐसा कोई बयान नहीं है। आपके मन में तमिलनाडु के एक व्यक्ति का दिया हुआ बयान है। तमिलनाडु का व्यक्ति और कर्नाटका के अलग अलग लोग होते हैं, वो डीएमके का है, ये कांग्रेस का है। ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। ये बेचारी बीजेपी है, ढूंढ रही है, टॉर्च लेके ढूंढ रहे हैं, हिंदू सनातन कहीं कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए। ऐसा एक बयान तो दिखाना चाहिए। जो उसने कहा, जो सैम पित्रोदा ने कहा, पूरा देख लीजिएगा। जो बोला राजनीतिक रूप से कभी समझदारी की बात नहीं बोली, अगले दिन पार्टी से निकाल दिया, साइड कर दिया गया उनको। इस तरह से क्यों नहीं विवेक देबरॉय को हटाया गया? उसने लिखा, एक आज भी उपलब्ध है, आज भी वो प्रधानमंत्री की सलाहकार समिति का अध्यक्ष है, उसे क्यों नहीं हटाया गया? तो मेरा कहना है, हम आधिकारिक बयानों को, आधिकारिक व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयानों को, अफवाहों को प्रियंक खड़गे का आप मेरे को बयान दिखा दीजिए। यादव साहब, का हो या साड़ी हो, किसी उम्मीदवार को ये अधिकार नहीं। उम्मीदवार जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कह सकता है कि मुझे संदेह है कि यहाँ लोगों के पास कार्ड नहीं है, आप इसका चेक कीजिए। उम्मीदवार खड़ा होकर कह सकता है कि मैं यहाँ से नहीं लूँगी जब तक आप चेक न करेंगे। चेक करना उम्मीदवार का काम है। ये बिल्कुल बेजा हरकतें हैं जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, समझते हैं पूरा देश चला रहे हैं। ये उनका काम, ये थानेदारी करना उम्मीदवार का काम नहीं है। बिल्कुल गलत काम किया, कानूनी रूप से गलत काम किया है। चाहे वो बुर्का हो, चाहे वो घूंघट हो, चाहे वो कुर्ता हो, चाहे पजामा हो, ये उम्मीदवार का काम नहीं है।
ये इस पर एतराज़ हम नहीं कर सकते, गलत बात है। अब कोई मुख्यमंत्री अगर बना है तो बेचारा इलेक्शन तो लड़ेगा ना। मुख्यमंत्री पहली बार नहीं हो रहा, इस देश में सैकड़ों बार हो चुका है। कोई व्यक्ति जब मेंबर असेंबली नहीं है तो वो अपना उम्मीदवार अपना चुनाव लड़ेगा, उसको अधिकार है, संविधान के तहत अधिकार है, उस पर मैं एतराज़ नहीं। चुनाव प्रभावित होगा या नहीं होगा, वो सवाल ही है। अगर वो ऐसी घोषणा करता है उस इलाके के लिए जो कि मर्यादा, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके तहत नहीं आती, तब मैं दोष दूंगा। चुनाव लड़ने को मैं बेजा हरकत नहीं मानता किसी मुख्यमंत्री, क्योंकि आज पहली बार नहीं है, 50 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। ये नहीं कि हम नए नियम हम बनाना शुरू कर दें, पूरा अधिकार है मुख्यमंत्री को उसे चुनाव योगेंद्र यादव तो दो अलग चीज़ है ना भाई साहब। अगर फंडेड का मैं आपके सामने रखा, पार्टी का बढ़ता प्रभाव है या क्या लग रहा है आपको? देखिए 400 पार तो 400 BC का 400 जैसी स्थिति, 370 जैसी स्थिति कभी तो थी ही नहीं। मैं पहले दिन से बता रहा था कि भैया नारे वारे तो ठीक है, मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, राज्यवार सीटें मेरे को करके दिखा दो, और कोई मेरे को दिखा दो कि कैसे 303 से पार होंगे। तो मैं पहले दिन से कहना था ये तो था। मगर क्या था, बीजेपी का दो एडवांटेज था। एक एडवांटेज ये था कि सारा मीडिया के लिए पत्रकारों को दोष नहीं देता ठीक है, मीडिया हाउस की बात। सारा मीडिया हाउस 400 पार 400 पार 400 पार कर रहे थे। और मैं इतने लोगों को मिला हूँ पिछले 6 हफ्ते में जो कहते भाई साहब मैं तो बीजेपी को वोट करता ही ना दूँ, मगर आएगा तो मोदी। ये कह रहे हैं मैं भी बिल्कुल ना दूँ लेकिन आएगा तो मोदी ही। ये बीजेपी को पूरे देश में ये छवि बनी हुई थी कि भैया ये देखिए मैं कुछ भी कर लूँ आएगा तो मोदी ही। दूसरी दिक्कत ये कि इंडिया कोएलिशन जितना जल्दी बनना चाहिए था उतना जल्दी बन नहीं, सीट में देर हो रही है। और मैं समझता हूँ सच बात ये है कि चुनाव से पहले, चुनाव के कुछ दिन तक जब चुनाव नज़दीक आए तो पार्टियों से ज़्यादा पब्लिक ने इस चुनाव को अपने हाथ में लिया। 2-3 कारण, और ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा, आप मुझसे बेहतर जज कर सकते हैं। मैं आपसे पूछता कि भाई 15 दिन पहले क्या स्थिति थी और आज गुड़गांव की क्या स्थिति है, आपका उत्तर भी होगा भाई कोई कहेगा टाइट है, कोई कहेगा मार्जिन घटा है, कोई भी जो भी भाषा में कहे। 15 दिन पूरे देश में हर 10 दिन में बदल रहा है। और उसके कारण की पहला कारण ये कि जो लोगों के ज़िंदगी के सवाल, महंगाई का, बेरोजगारी का, किसान की अवस्था का, इन सब चीज़ों पे ढक्कन लगा हुआ था। ढक्कन का नाम था मोदी। बस मोदी मोदी, फिर उसके बाद कोई सवाल नहीं। अब वो हो गया ढीला। ऐसा नहीं कि कोई अभी भी मोदी के प्रति उतना गुस्सा मुझे दिखाई नहीं देता जैसा 77 में इंदिरा जी के प्रति था। लेकिन अब ये है कि हाँ है मोदी, ठीक है, अब बेरोजगारी की बात करो ना, इसकी बात करो ना, लोगों के ज़िंदगी के सामान्य सवाल ऊपर आने चाहिए। नंबर 2, इनके स्थानीय सांसदों से गुस्सा बहुत। मैं इस इलाके में भी घूम रहा हूँ और यहाँ भी लोग राव साहब के बारे में जो बातें कहते हैं, तो साहब है, राजा साहब है, तो राजा साहब के बारे में जो लोग बातें कहते हैं कि भाई मिल ना सके जिस आदमी से। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे देश में बीजेपी के 70% MP के बारे में इतनी परेशान है। और तीसरी बात जो हो रही है वो ये, पहली बार मैंने अब सुनी कि अब आम जनता तानाशाही शब्द का इस्तेमाल कर रही है। भाई ये तो ठीक है, ये तो ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रही है, तो जोर ज़बरदस्ती का मामला है। ये 3 बातें हैं जिसकी वजह से चुनाव परिणाम शुरू है। लेकिन मुझसे बेहतर आप जज करें। मैं तो राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, कोई भी कहेगा भाई राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी पार्टी के पक्ष में बोलेगा। वैसे आपको याद दिला दें, मैं यहीं का हूँ। स्वराज इंडिया पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, मैं आपके बीच में आया था। मैंने दावा नहीं किया कि स्वराज इंडिया एक पार्टी एक सीट में जीते। अगर किया हो तो आप बता दीजिए कि मेरी आदत नहीं इस तरह की। मेरी पार्टी कॉन्टेस्ट कर रही थी, किसी ने पूछा कितनी सीट आएंगी, मैंने कहा 0 सीट आएंगी। तो इस तरह की उटपटांग बातें करने की मेरी आदत तो 1% होता है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि लिख के ले तो लीजिए, ये तो बिल्कुल अच्छी बात होगी, ज़रूर लिख के ले लीजिए। अगर 272 आ चुकी है तो प्रधानमंत्री ऐसी अनशट बातें क्यों कर रहे हैं? या तो उनको लग गई है गर्मी है तो 1-2 दिन इलाज करवा दो उनका, नहीं तो ऐसी अनशट बातें क्यों बोल रहे हैं? 10 दिन पहले बोला था, आपको याद है ना बयान क्या था? कांग्रेस
मुसलमानों को दे दे, जिसका मतलब है कि जो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको दे दे। इस वाक्य में कोई संदेह की गुंजाइश है? और कल क्या बोलते हैं, अरे आपको किसने बोल दिया? बिल्कुल उनका मैं भाव बता रहा हूँ आपको। अरे आपको किसने बोल दिया? अरे मैंने कैसे कहा था? इसी बात में कह कैसे सकता हूँ? जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूँगा उस दिन ये देश में ये सार्वजनिक जीवन मेरा समाप्त हो जाएगा। ऐसी अनशन की बात आदमी कब करता है? जब उसे पता होता है कि जमीन पर सब है। वैसे प्रधानमंत्री के बयान से दो बड़ी अच्छे निष्कर्ष निकले। प्रधानमंत्री ने परसों जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि देखिए बच्चे तो उनके ज़्यादा होते हैं जो गरीब होते हैं। पहली बात प्रधानमंत्री ने सही बात की, बिल्कुल सही बात है, बच्चे गरीबों के ज़्यादा होते हैं। अब प्रधानमंत्री के वापस बांसवाड़ा के स्टेटमेंट पे जाइए, वो कह रहे हैं कांग्रेस इस देश की संपत्ति उन हाथों में दे देगी जो कि गरीब होते हैं। अब उनके हिसाब से अच्छी बात है, क्या बुरी है? इसका मतलब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस इस देश में गरीबों का हित कर रही है, इसकी भी तालियां होनी चाहिए। दूसरी बात प्रधानमंत्री ने कही कि भाई मैं तो जिस दिन हिंदू मुसलमान करूँगा उस दिन मेरा सार्वजनिक जीवन समाप्त हो जाएगा। बहुत पत्रकार पिछले 20 दिन से क्या कर रहे हैं? वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है उनका राजनीतिक कैरियर 20 दिन पहले समाप्त हो गया। ये प्रधानमंत्री की बात है, मैं तो केवल निष्कर्ष निकालते हैं। अब चुनाव भी लड़ हाँ भाई साहब, ये जो कहानी बनाई गई है कि हमेशा चुनाव ऐसा होता है, ये तो बीजेपी की बनाई हुई कहानी है। बीजेपी चाहती है कि ये सब सारी स्क्रिप्ट पे पीछे हिंदू मुसलमान और कुछ नहीं, इनको कोई इस देश में कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती। हिंदू मुसलमान, जानवर हिंदू मुसलमान, बीमारी हिंदू मुसलमान और गुड़गांव हिंदू मुसलमान। अरे देखा नहीं आपको पहली बार चुनाव है, मेवात कोई नया पैदा हमेशा हर इलाके में ये अपना भिवानी महेंद्रगढ़ आ गया, उसमें तो हिंदू मुसलमान को वहाँ पे 35 हो जाए। बीजेपी की राजनीति है कि जहाँ कोई भेद दिखाई दे सके लेंस लगा के उसको बढ़ाओ। अंग्रेज भी यही किया करते हैं, फूट डालो और रखो। मेरा विश्वास है कि ये चुनाव जाति धर्म के आधार पर नहीं लड़ा जाएगा और मेरी अपील है, प्रयास है कि जाति धर्म से ऊपर होकर किसानी मेरा धर्म, किसान मेरी जाति। और ये जाट की भी है, ये अहीर की भी है और ये मेव की। तीनों का धर्म किसानी है, तीनों की जात किसानी है। ऐसा ठीक है।